हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे थे वीरगाथा काल, जिसमें हमने प्रकरण 1 और प्रकरण 2 पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। यदि आपने अभी तक वो देखी नहीं है तो दोस्तों उनको पहले देखें। फिर प्रकरण 3 के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ेंगे रासो काव्य। 1050 से 1375 विक्रम संवत आदिकाल का समय है वीरगाथा काल का। प्रकरण 3 में दोस्तों क्या है, देश भाषा काव्य के अंतर्गत रासो साहित्य का वर्णन है वो आचार्य शुक्ल ने किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। तो ये दोस्तों यहाँ से पंक्ति है वो आपको दी जा सकती है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य, प्रकरण 1 में और प्रकरण 2 में दोस्तों क्या है, प्राकृताभास हिंदी का वर्णन किया गया था, अपभ्रंश की रचनाओं का वर्णन किया गया था, जिसमें अपभ्रंश मिश्रित रचनाएं आती हैं। अब यहाँ पर क्या है, देश भाषा और फुटकल रचनाओं के भीतर है वो अमीर खुसरो और विद्यापति की रचनाएं वो भी देश भाषा में हैं, तो उनका वर्णन है वो किया जाएगा। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े लिखे पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे, यानी कि प्राकृत की रचनाएं ही नहीं होती थीं, बल्कि देश भाषा के जो कवि थे, देश भाषा पढ़े लिखे जानने वाले कवि थे, वो भी अपनी रचनाएं लिखा करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भावभरी कविता करने वाले अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद्य छप्पे में। कि राजसभाओं में दोस्तों वीरगाथा काल में जो नीति और श्रृंगार आदि विषय के जो काव्य कहा जाता था वो दोहों में कहा जाता था, और जो वीर रस की रचना हुई है वो क्या है, छप्पे में दोस्तों हुई है, जो उस समय का कवित्त छंद है वो माना जाता था। लेकिन जो आज हम जिसे कवित्त या घनाक्षरी कहते हैं वो दोस्तों हिंदी का अपना जातीय छंद है, लेकिन उस समय छप्पे को भी क्या है, कवित्त की संज्ञा वो दी गई है। राज्याश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे। अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रितों कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। कि आजकल दोस्तों वही रचनाएं ज़्यादा मिलती हैं जो किसी राजा के दरबार में किसी राज कवि ने लिखी हों, क्योंकि वो अच्छे कागज़ पे लिखी जाती थी, फिर सोने की जिल्दों से, चांदी की जिल्दों से, इस प्रकार के पन्नों पे लिखी जाती थी, और उनको सुरक्षित रखने का, राज पुस्तकालय में सुरक्षित रखने का पूरा प्रयत्न किया जाता था। तो आजकल दोस्तों जब हिंदी साहित्य के ग्रंथों की खोज हुई, हिंदी के ग्रंथों की, तो राजभवनों में जैनों के सारे ग्रंथ हैं दोस्तों वो क्या है, जैन ग्रंथागारों में, जैन पुस्तकालयों में, ठीक है, वहाँ पर क्या है वो मिले थे। तो जो कवि राजा के यहाँ कविता करता था उनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखी गईं, जो आज हमें प्राप्त हो गई। लेकिन ऐसे कवि जो लोक कवि थे, लोकगीत हैं, विभिन्न जो लोक भाषा में रचनाएं करते थे, तो दोस्तों उनकी रचनाएं क्या हैं, लोक में ही चलती थी, उन्हें क्या है मुँह ज़बानी चलती थी, जो धीरे धीरे क्या है विलुप्त हो गई। आजकल जो लोकगीतों की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है। आज के लोकगीत आप यूँ मत समझना कि आज का ही है, 100-200 साल का है, शायद उसका इतिहास है वो 1000-1500 साल पीछे का रहा हो, लेकिन उसका क्या है प्रमाणिक रूप हमें नहीं मिलता है, वो श्रुति परंपरा में ही चली आ रही है।
उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रितों कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थीं। श्री भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। मान लीजिए कोई भट्ट है, कोई चारण है, वो क्या है, अपने उत्तराधिकारियों के पास छोड़ जाते, जिससे उसकी क्या रोजी रोटी चलती रहे, वो उस पद्य को, उस काव्य को सुना सुना करके अपना गुजारा करता रहे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर पार भी बहुत कुछ होता रहा। यानी कि पिताजी ने कुछ और लिखा, चारण को उसमें और कुछ अच्छा लगा तो उसने वो भी वहाँ पर जोड़ देते थे। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया है। भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत 704 संवत में भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। यानी आज जो दोस्तों क्या है, पश्चिमी खड़ी बोली का क्षेत्र है, जो पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र है, उसे ही यहाँ पर क्या है, हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही, यानी कि जो उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, एन्हलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थीं। ठीक है, कन्नौज चौहानों की दोस्तों, अजमेर, एन्हलवाड़ा, उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी। चारण कवि आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर पड़ी हो। यानी कि प्रारंभिक काल का, हिंदी के प्रारंभिक काल का जो साहित्य, यानी कि देश भाषा काव्य का जो साहित्य में उपलब्ध है, तो दोस्तों वो क्या है, उत्तरी पश्चिमी भारत का है। और उत्तरी पश्चिमी भारत में जनता कैसी थी, जिस पर मुसलमानों के हमले हैं वो होते रहते थे, इसलिए वो क्या है, युद्ध में, वीर कर्म में वहाँ के जो योद्धा हैं वो तत्पर रहते थे। इसी चित्तवृत्ति की छाप उनके साहित्य में देखने को मिलती है, इसीलिए रासो साहित्य जैसे है वो सृजन किया गया है। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और वह खंड खंड होकर जो गहेड़वाड़, चौहान, चंदेल, परिहार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। ये परिहार नहीं दोस्तों, ये प्रतिहार है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों का वंश था। चंदेल हैं दोस्तों, क्या है, ये भी चौहान राजस्थान में थे ही। गहेड़वाड़ जो आपका जयचंद है, आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकता वश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के ही यूं ही मोल ले ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई थी। इम्पोर्टेंट दोस्तों लाइन है, पूछी जा सकती है, अभी तक आई नहीं है। जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय है, वीरता के गौरव का समय है, और सब बातें पीछे पड़ गई थीं। महमूद गजनबी मृत्यु संवत 1087 के लौटने के पीछे गजनबी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहाँ से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपूताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐसे ऐतिहासिक काव्यों में अवश्य मिलता है। सांभर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था।
अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्णोराज आना के समय से मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जहाँ पहुँची जहाँ अब आना सागर है। आप जीके में पढ़ते हैं कि आना सागर है दोस्तों क्या है, मलेच्छों के खून से रंगी धरती को साफ करवाने के लिए वो बनाया गया था। अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहाँ मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहाँ अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना सागर कहलाया। अर्णोराज के पुत्र बीशलदेव, जो कि विग्रहराज चतुर्थ कहे जाते हैं, के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना है वो चढ़ आई थी, जिसे परास्त कर बीशलदेव आर्यावर्त के मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाई और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुले हुए इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले यानी अशोक स्तंभ जो दिल्ली में है शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीशलदेव के विक्रम संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गौरी की यहाँ पर दोस्तों आचार्य शुक्ल हैं वो उस समय की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि उस समय राजनीतिक परिस्थिति है वो क्या थी। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर पहली लड़ाई, जिससे कि रासो काव्यों की रचना हुई थी। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज की पहली लड़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडौल पाली में है नाडौल पर धावा किया था, पर उसे हारकर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराजा हमीरदेव हुए हैं, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी और पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रुकन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता था या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरता था, वही सम्मान पाता था। यानी कि राजा भोज के समय में क्या था कि भाई राजा भोज है वो बहुत बड़ा दानी कहा जाता है, तो उसके दान है, ये दिया वो दिया, बहुत लंबे चौड़े क्या है वर्णन करके सुनाना और उस पर पुरस्कार पाने का समय अब नहीं रह गया था। और पांडित्य के चमत्कार पे शास्त्रार्थों को यानी ऐसे ऐसे कवित्व सुनाना कि पांडित्य का चमत्कार हो, तो वो भी दोस्तों समय नहीं रह गया था। अब तो क्या है उत्तरी पश्चिमी भारत पर जहाँ पर हमेशा मुसलमानों के आक्रमण पे आक्रमण होते रहते थे, आपसी जो अन्य पड़ोस के राज्य है आपस में अपने राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ते रहते थे, तो उस समय भट्ट और चारण कवियों द्वारा वीर रस से भरी हुई गर्भोक्ति और युद्धों का वर्णन है। उस समय जो शत्रु जो अपने योद्धाओं के हृदय में उत्साह की उमंगें भरता था, उस समय क्या है वही सम्मान पा रहा था। तो इसीलिए रासो काव्य जैसे वीर गाथापूर्ण रचनाओं की रचना हुई। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। यानी कि इस दशा में यानी कि जो ये दशा हो गई थी कि भाई हमें क्या है उत्साह की कविता लिखनी है, तो उस समय नीति, श्रृंगार आदि दोस्तों क्या है सामुदायिक प्रयत्न, काव्य के भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का, यानी सब तरह का काव्य है वो समृद्ध हो, हर तरह का हमारे क्या है रचनाएं हमारे काव्य में शामिल हों, तो वो सामुदायिक प्रयत्न क्या है दोस्तों कठिन हो गया, क्योंकि रासो कविता है वो ही प्रबल हो गई, वीर रस की रचना ही मुख्यतः रूप से लिखी जाने लगी। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दो रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में और प्रबंध के रूप में। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। यानी कि फुटकल रचनाएं तो दोस्तों क्या हैं लोक परंपरा में चलती रही होंगी,
ठीक है, छोटी मोटी रचनाएं जिनका क्या है साहित्यिक महत्व की दृष्टि से इतना अधिक नहीं है। और आचार्य शुक्ल ने अपनी भूमिका में कहा ही है कि मैंने क्या है मुख्य मुख्य रूपों की ग्रंथों की जो प्रसिद्धि है उन रचनाओं पर मुख्यतः विचार किया है, यूँ तो बहुत सारी रचनाएं हैं जो क्या है महत्व की दृष्टि से छोड़ दी गई हैं। वीरगाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा है, वैसे ही यहाँ भी ये कथन भी आपसे पूछा जा सकता है। यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग क्या है, युद्ध की कहानी और दोस्तों क्या है प्रेम रस। दो ही रस मिलते हैं, एक तो वीर रस और एक श्रृंगार रस। वैसे ही यहाँ भी रहा है। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था, श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये पंक्ति देकर के पूछा जा सकता है कि किस काव्य के बारे में आचार्य शुक्ल ने कथन कहा है, तो ये रासो काव्य के बारे में। इस प्रकार के काव्यों में श्रृंगार के साथ थोड़ा मिश्रण, श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, क्योंकि युद्ध है दोस्तों, तो वो किसी न किसी राजा की कन्या को लेकर के लड़े जाते थे, कन्या को हरण कर लाना या फिर कन्या को देख करके क्या है चढ़ाई कर देना, तो उसमें क्या है उनका प्रेम प्रसंग का भी वर्णन रहता था। फिर तो गौण रूप में क्या है श्रृंगार भी यहाँ पर रहता था, लेकिन प्रधान रस है दोस्तों क्या है वीर रस ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख ना कर रूपवती स्त्री को ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी है, तो वहाँ पर क्या है युद्ध है जो वास्तविक रूप में राजनीतिक कारण से हुआ था, लेकिन पद्मावती का क्या है शीशे में प्रतिबिंब देखा और अलाउद्दीन को नया क्या है आक्रमण कर दिया। तो ये जो बात है दोस्तों वो क्या है, इसी बात की तरफ शुक्ल जी वो इशारा कर रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न करके रूपवती स्त्री को ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के क्या है एक स्त्री है, वो क्या है पृथ्वीराज के यहाँ पर शरण मांगने आ गई, तो उसी के ऊपर क्या है वो चंद्रबरदाई ने क्या है ये ग्रंथ लिखा है। चंद्रबरदाई ग्रंथ में ये प्रसंग है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। तो ये भी दोस्तों कथन दिया जा सकता है कि इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास में ये कथन है वो किस काव्य के संदर्भ में रेखांकित किया है, तो ये रासो काव्य के संदर्भ में। तभी तो कहते हैं कि भाई पद्मावत का है या तो पूर्वार्ध है वो कल्पित है, उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है। तो यहाँ पर कल्पना की है वो बहुत ज़्यादा योजना रहती थी। वे वीरगाथाएँ दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूपों में और वीर गीतों यानी कि बैलाड्स के रूप में। जैसे कि आपका जगनेक का परमाल रासो है, एक तो प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूपों में जैसे कि आपका पृथ्वीराज रासो है, और एक वीर गीतों बैलाड्स के रूप में बीसलदेव रासो भी वीर गीत कहा है शुक्ल जी ने। बैलाड्स के रूप में साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो मिलती है। तो ये कही आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, तो बीसलदेव रासो है। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का भी आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आहला है, जिसकी गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आहला है, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। तो ये कथन भी आपसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिनकी या तो प्रतियाँ मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। जैसे कि हमीर रासो का क्या है प्राकृत पेंगलम सूत्र के पन्ने उलटते पुलटते उन्हें कुछ छंद मिल गई, उसके आधार पर शुक्ल जी ने कल्पित कर लिया कि भाई हमीर रासो है, ये भी सारंगधर कवि का बनाया हुआ है। या तो उनकी प्रतियाँ मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है, ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं।
कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बीसलदेव रासो के काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। तो शुक्ल जी ने किससे माना है? रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो दोस्तों रसायन शब्द से मानी है। और बीसलदेव रासो काव्य के अंतर्गत है वो रसायन आया है कि नाल्य रसायन आरम्भई शहादत उठी ब्रह्म कुमारी। तो यहाँ पर रसायन शब्द से है वो शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है कि रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। अब पहली रचना हम जो पढ़ेंगे वो है हमारी खुमाण रासो। खुमान रासो संमत 810 और 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। अब ये खुमान नाम के दोस्तों 3 राजा हैं। अब कौन से खुमान के बारे में शुक्ल जी ने ये खुमान रासो काव्य का संबंध है वो स्थापित किया है वो आगे ये बताएंगे। 810 से 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। कर्नल तौड़ ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज, जो कि बप्पा भी कहा जाता था, बप्पा रावल के पीछे खुमाण है वो गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिनके समय में बगदाद के खलीफा अल मामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। तो बगदाद का जो खलीफा है वो अल मामू की चढ़ाई है वो कब हुई थी? खुमाण के टाइम पे हुई थी। खुमाण की सहायता के लिए बहुत से राजा आए थे, चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमाण ने 24 युद्ध किए। जहाँ पर क्या है दोस्तों, जो नागवट द्वितीय है उसने भी क्या है यहाँ पर खुमाण की सहायता है वो की थी। गुर्जर प्रतिहार। खुमाण ने 24 युद्ध किए। विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय, खुमाण रासो किसकी रचना है? दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है, पर इस खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कहाँ 1000 ईस्वी की बात और कहाँ महाराणा प्रताप की बात, 16वीं शताब्दी तक। कालभोज बाप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कालभोज बाप्पा, खुमाण, मत्तट, भतरीपट सिंह, खुमाण द्वितीय, सहायक, खुमाण तृतीय। कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है और तीसरे खुमाण के उत्तराधिकारी भतरीपट दूसरे के समय के 2 शिलालेख 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव इन 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमाणों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। खुमाण पहला 810 से 865, खुमाण दूसरा 870 से 900, खुमाण तीसरा 965 से 990 है। अब्बासिया वंश का अल मामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा था। इस समय के पूर्व खलीफा के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थीं। अतएव यदि किसी खुमाण से अलमामू की सेना की लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमान रासो की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। तो ये दोस्तों कथन आपसे पूछा जा सकता है कि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। कि खुमान रासो के वास्तविक रूप का निर्धारण शुक्ल जी ने कितनी शताब्दी में बताया है? 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। ये कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है। शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञातनामा ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पीछे के पिछले परिशिष्ट का। कि भाई पीछे जो कोई परिशिष्ट जोड़ा गया है उसमें दलपति विजय नामक किसी चारण या भाट ने लिख दिया हो, अपना नाम है वो लगा दिया, या फिर
असली खुमान रासों का रचयिता दलपति विजय है। विशल देव रासो, तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या है, एक तो खुमान रासो किसकी रचना है, दलपति विजय की। आचार्य शुक्ल ने क्या है, खुमान द्वितीय के नाम पर है, वो द्वितीय के समय 870 से लेकर 9 से खुमान द्वितीय के समय की रचना माना है खुमान रासो को। और एक है कि जिस रूप में अब यह ग्रंथ मिलता है वह उसे विक्रम की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। विशल देव रासो जो कि बहुत प्रसिद्ध रचना है नरपति नाहले की, और ज़्यादातर प्रश्न है दोस्तों रासो काव्य में से विशल देव रासो और आपका पृथ्वीराज रासो से तो आपका क्वेश्चन है वो 1-2 बनते ही बनते हैं। नरपति नाहले कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम विशल देव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने विशल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ है वो लिखा है, जो वीर गीत के रूप में है। ग्रंथ में निर्माण काल यूँ दिया गया है, 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालह रसायन आरंभही शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो इसी रसायन शब्द से शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो मानी है कि रसायन से होते होते रासो हो गया। 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। 1272 का स्पष्ट अर्थ शुक्ल जी ने क्या माना है, तो 1212 माना है। 72 शब्द बरहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतर है, अतः 12 से 72 का अर्थ द्वादशोत्तर है। 12 से अर्थात 12 से 12 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपनी रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का प्रयोग किया। ये बहुत ही दोस्तों क्या है, विशल देव रासों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि कवि ने अपने रासों में सर्वत्र क्या है, वर्तमान काल का क्रियाओं का प्रयोग किया है, जिससे वह विशल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ विशल देव का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। विशल देव रासों में कितने खंड हैं, 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। तो 4-5 कथन तो आपको यहीं से बन गए कि नाले किसका ग्रंथ है, विशल देव रासो नरपति नाले का ग्रंथ है। वीर गीत के रूप में यह ग्रंथ लिखता है। 100 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है। इसके अलावा 1272 का अर्थ 1212 माना है शुक्ल जी ने। रसायन शब्द से व्युत्पत्ति है वो रासो की मानी है। और कवि ने क्या है, वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग किया है। विशल देव रासो में कितने खंड हैं, 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी हर पंक्ति दोस्तों आपके लिए प्रश्न बन सकती है। इसकी कथा का सार यूँ है, तो खंडों का दोस्तों क्या है, खंड 1, खंड 2, खंड 3 और बगल में आपका क्या है, मिलाने के लिए भी दिया जा सकता है कि किस खंड में किस चीज़ का वर्णन है। तो खंड 1 में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती। तो इसकी नायिका भी दोस्तों बहुत बार पूछी जाती रही है कि विशल देव राजमती किसकी नायिका है, विशल देव रासो की। विशल देव रासो की नायिका कौन सी है, राजमती। और सांभर के विशल देव का विवाह होना। तो सबसे पहले खंड 1 में क्या होता है, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के सांभर के विशल देव का विवाह होता है। खंड 2 में विशल देव का राजमती से रूठ करके उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना और वहाँ 1 वर्ष रहना। तो यहाँ पर यह भी है कि वो उड़ीसा है दोस्तों, कितने वर्ष रहता है, 1 वर्ष। राजमती का वर्णन तथा विशल देव का उड़ीसा से लौटना खंड 3 में। भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा विशल देव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। तो ये खंड 4 में वर्णन है। दिए हुए संवत के विचार से कभी अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर विशल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं। तो ये जो कथन है ये भी आपका क्या है, शुक्ल जी कथन है कि संवत के विचार से कभी अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर इसमें जो वर्णित घटनाएं हैं विचार करने पर विशल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक है। ये भी क्या इम्पोर्टेंट इसका कथन है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, विशल देव का विवाह और उसका उड़ीसा जाना। बाकी का क्या है, नायिका के विरह का वर्णन है। ठीक है, यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इसमें केवल क्या है, 2 ही घटनाएं हैं, विशल देव का विवाह और उसका उड़ीसा जाना। कथन आपका पूछा जा सकता है, किसका कथन है। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है।
कि बीसल देव का जो विवाह है दोस्तों वो क्या है, कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। किस प्रकार, बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उसकी कन्या से बीसल देव के विवाह का किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसल देव की एक वंश परंपरा की रानी थी, एक परमार वंश परंपरा की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी है। इस बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर इन्हीं में से किसी कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से ना मिलाया गया हो। जैसे जननी गौरी तू जैसलमेर, गोरडी जैसलमेर की, आबू के परमार भी राजपूताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जुड़े हुए मिलते हैं। माघ अचारज कवि कालिदास। तो जननी गौरी तू जैसलमेर ये भी आपसे पूछा सकता है, किस कथन से उद्धृत है, किस संबंध में है, किसकी पंक्ति है? माघ अचारज कवि कालिदास। तो ये बीसलदेव रासो की है। जैसा पहले कह आए हैं, इस प्रकार का यदि कथन में आए हैं जैसा पहले कह आए हैं, ठीक है, तो ये आचार्य शुक्ल की भाषा है दोस्तों, उसकी विशेषता है। अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थीं और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। तो ये कथन भी आपसे क्या है, ध्यान रखना है। उनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव चरित्र द्वारा ललित विग्रहराज नाटक संस्कृत में है, जिसका बहुत कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाहले के इस बीसलदेव में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उसके शौर्य और पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का प्रोषित पथका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। तो ये इसकी दोस्तों क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है कि ना तो इसमें वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उसके शौर्य और पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने यानी कि उड़ीसा जाने का प्रोषित पथका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए ही से रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। कि बीसलदेव रासो की रचना है, भाषा है, वो क्या है, ये भी आपसे ऑप्शन के रूप में दिया जा सकता है क्वेश्चन में कि इसकी भाषा है वो साहित्यिक नहीं है बल्कि राजस्थानी है। जैसे सुकैच है, सूखता है, पाटन थी, पाटन से, भोज तणा, भोज का, खंड खंडरा, खंड खंड। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली का प्राचीन रूप का ही राजस्थानी में भी व्यवहार होता था। कि इससे क्या है, एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। तो ये दोस्तों क्या है, शैली के दो रूप हैं, वर्णन की शैली के दो रूप हैं। राजस्थानी भाषा में यदि ब्रज भाषा, जो आपके अपभ्रंश में यदि ब्रज भाषा मिल जाएगी तो वो पिंगल हो जाएगी, और आपके अपभ्रंश में क्या है, राजस्थानी भाषा है वो मिल जाएगी, वो क्या है, डिंगल हो जाएगी। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बीसलदेव रासो में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। तो ये किसका कथन है दोस्तों, कि साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बीसलदेव रासो में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। यानी कि दोस्तों क्या है, इसमें पिंगल का भी क्या है, पिंगल भाषा इसकी बीच बीच में दिखाई देती है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है।
तो ये कथन आपसे पूछा जाता है किस रचना के बारे में आचार्य शुक्ल का ये विचार व्यक्त किया है। तो भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी माने मिलाकर, जोड़कर, चितह माने चित्त में, रणि माने रण में, प्रापिजय माने प्राप्त हो या किया जाए, इणी विधि इस विधि, ईसौ ऐसा, बाल हो बाला का। इसी प्रकार नयर, नगर, पसाऊ, प्रसाद, पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा। तो क्या है भाषा के संबंध में, क्या है दोस्तों, इसकी भाषा में क्या है, साहित्यिक नहीं है बल्कि राजस्थानी है। खड़ी बोली के प्राचीन रूप का राजस्थान में व्यवहार होता था, शिष्ट काव्य भाषा में व्यवहार किया गया है। और इसमें क्या है, पिंगल की भाषा का भी क्या है, बीच बीच में प्रयत्न दिखाई देता है। और गाने की भाषा होने के कारण इसकी समयानुसार कुछ कुछ फेरफार होता आया है। अपभ्रंश के शब्दों की भी कुछ कुछ इसमें झलक मिल जाती है। तो ये इसकी बीसलदेव रासू की भाषा पे शुक्ल ने विचार किया है। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है। तो विदेशी शब्दावली की फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों का भी क्या है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जैसे महल, इनाम, ने जाता जानो, ताजियाना आदि। जैसा कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भर हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था, वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। महल पलांड्यो ताजुद्दीन खुरसाना चढ़ी चाल्यो गौण। तो ये पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है, किसकी पंक्ति है, बीसलदेव रासू की पंक्ति है। महल पलाण्यो ताजुद्दीन खुरसाना चढ़ी चाल्यो गौण। उपर्युक्त विवेचनों के अनुसार यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। यानी कि दोस्तों इसको भी क्या है, अप्रमाणिक करार दे दिया है। आचार्य शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल नामकरण किया था, उनमें से दोस्तों अधिकतर रचनाओं को खुद ही अप्रमाणिक करार दे देते हैं। यहाँ पर देखिए, हम्मीर रासो को भी इन्होंने क्या है, संदिग्ध माना है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो को भी इन्होंने जाली ग्रंथ की संज्ञा दे दी है। बीसलदेव रासो भी क्या है, खुमाड़ रासो संदिग्ध माना। हम्मीर रासो का अस्तित्व है ही नहीं, उसकी सिर्फ कल्पना भर की है। बीसलदेव रासो को भी यहाँ पर क्या है, यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से ना भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। तो इसको भी यहाँ पर क्या है, भाषा भी दोस्तों क्या है, भाषा की दृष्टि से भी क्या है, प्रमाणिक नहीं है, मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर, पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। राजपूताने का इतिहास भूमि का पृष्ठ, यह नरपति नाहले की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों तक पहुँचते हैं। तो ये कथन पूछा जा सकता है, यह नरपति नाहले की पोथी का, पोथी शब्द भी दोस्तों ज़्यादातर है वो शुक्ल ने यूज किया है, विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुँचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है, राजपूताने के एक भाट का अपना राजस्थानी में हिंदी का मेल करके लिखना, जैसे मोती का आखा किया। क्या है इसमें ध्यान देने की बात, पहली बात है कि राजपूताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करके लिखना, मोती का आखा किया, चंदन काठ का मांडवो, यानी कि हिंदी और राजस्थानी का मेल दोस्तों इसमें मिलता है। तो ये भी भाषा की विशेषता है। सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी।
एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो क्या है, चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। ये अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता। यानी कि बीसलदेव रासों में पिंगल भाषा की क्या है दोस्तों, प्रधानता मिलती है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वो डिंगल कहलाता था। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा के लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। तो डिंगल भाषा के जो दोस्तों ग्रंथ थे उन पे इन्होंने क्या है, विचार नहीं किया है, जो हम राजस्थानी साहित्य के इतिहास में पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार किया कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। यानी क्या है, इसमें वीर भी है और श्रृंगार रस का भी वर्णन है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का तो किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है कि बीसलदेव रासों में श्रृंगार की क्या है दोस्तों, प्रधानता है। वीर रस का क्या है, रासों की वजह से क्या है, कई बार हम वीर रस कर जाते हैं, लेकिन ये दोस्तों क्या है, मूलतः श्रृंगार रस का वर्णन है और वियोग श्रृंगार का इसमें मुख्यतः वर्णन आया है। वीर और श्रृंगार का मेला, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का तो किंचित आभास मात्र है। रासो काव्य में वीर रस प्रधान है, चंद्रबरदाई के में वीर रस प्रधान है, लेकिन बीसलदेव रासो क्या है दोस्तों, श्रृंगार का ग्रंथ है। तो ये श्रृंगार का ग्रंथ साबित हो जाता है। ऊपर इन्होंने भाषा के विचार से, वस्तु के विचार से भी इसे क्या है, प्रमाणिक अपने मूल रूप में कही जा सकती है। यहाँ पर भी इन्होंने संदेह उठा दिया और ये श्रृंगार का ग्रंथ बता दिया। तो यहाँ पर इसके आधार पर इन्होंने क्या है, वीरगाथा काल नाम है वो कैसे कर दिया। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का तो किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत कवि ने गाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कथन है, कई बार पूछा जा चुका है। बीसलदेव रासों के कुछ पद्य देखिए कि पर्णव चाल्यो बीसल राय, चौरास्या सहुलिया बुलाई, जनि तणि साजति करौ, जी रहे रंगावली पे रज्जो टोप। गर्वी न बोलो सांभर जो राव, तो सरी का घड़ा और गुलाब। ये पंक्ति आप ध्यान रख सकते हैं। एक उड़ीसा को धनी, बचन हमारे तू मानी जा मुनि, जो थारई सांभर उग गई, राजा उणीघर उग गई हीरा खान। कुंवर कही सुनी सांभर अराब, काई सामी तू उलगी जाई, को हमारा हुई सुनई, थारई छई साठी अंतेवरी नारी। अब ये है दोस्तों, ये पंक्ति आपको पूछी जा सकती है कि कड़वा बोल न बोलिस नारी, तुमो मेलसी चित्त विसारी, जीव ना जीव वियोग ने, दब का दादा कूपल में ही, जीव का दादा ना पांगुरई। एक तो ये पंक्ति, दब का दादा कूपल में ही, जीव का दादा ना पांगुरई, कड़वा बोल न बोलिस नारी, तुमो मेलसी चित्त विसारी। कि दब का दादा कूपल यानी कि दोस्तों क्या है, जो अग्नि का जला हुआ वो तो सही हो सकता है, लेकिन जीव का दादा है वो पांगुरई माने फिर वो नहीं फूटता, यानी फिर वो सही नहीं होता है। नाल है कहीं सुना जई सब कोई। तो कड़वा बोलना बोलिस नारी, तुमो मेलसी चित्त विचारी। कि तू कड़वा बोल ही नारी, तू कड़वा मत बोल लो, मैंने तुझे क्या अपने चित्त से विसार दिया है। जीव ना जीव वियोग ने, बात से बात नहीं छिपाई जाती है। दद का दावा कोपल ले, कि आग का जला है वो क्या है, भले ही मत कोपल है वो फूट जाए उसमें, मेल लई कोपली मेल लई, जीव का दादा न पांगोरे, लेकिन जीव का दादा यानी जीव का जला हुआ है वो व्यक्ति नहीं कभी पनपता है। आव्यो राजा मास बसंत, गढ़ माही गूढ़ी उछली, जय धन मिलती अंग सवार, मान भंग हो तोबा हो। तो इस क्लास में दोस्तों क्या है, हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम रासो काव्य को क्या है, समाप्त कर देंगे। फिर आपके बाद में अगली कक्षा में फुटकल रचनाओं का विचार करके हम आदिकाल को समाप्ति की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।